अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, सियासी खींचातानी में हुक्मरान अपने फ़राइज़ से अनजान होते जा रहे हैं। इंतज़ामिया इंतज़ामी उमूर से गाफिल हो रही है और अवाम है कि दर्द, तकलीफ और परेशानियों से दो चार होती जा रही है। अवाम का दर्द और अवाम की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए आज की टॉप स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। अशिया खुरनोश की महंगाई के बाद आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मोटरसाइकिल की कीमतों में 5 से 15,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। आलमी बैंक ने ह्यूमन कैपिटल रिव्यू रिसर्च रिपोर्ट जारी कर दी। नाजरीन, टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी की सवारी की। आपको बताएं कि अशिया खुरनोश की महंगाई के बाद आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। खाने पीने की महंगी अशिया और मुल्क में रोज़ बेरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। बिजली, पानी, गैस के बिलों के बाद सेहत की सहूलियात का फुकदान और बच्चों के बढ़ते हुए तालीमी अखराजात से तंग सफ़ेद पोश तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। महंगाई बढ़ने से तनख्वाहदार तबके के अखराजात तो बढ़ जाते हैं मगर तनख्वाहें नहीं बढ़ती। ऐसे में इस तबके के लिए पेट्रोल तो महंगा था ही, अब उनके इस्तेमाल की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी 5 से 15,000 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ तो इस पर आवाम को शदीद तशवीश लाहक है और परेशानी का भी सामना है। उनका ये कहना है कि ये सवारी है जिसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई से जहां तमाम तबकात मुतासिर हैं, वहीं बाइसिकल के बाद आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया है। निजी कंपनीज ने कीमत में 5 से 15,000 रुपए इजाफा करके मुतवस्सित तबके का वाहिद सहारा भी उनसे छीन लिया। CD70 की नई कीमत 1,49,900 रुपए से बढ़कर 1,54,000 रुपए हो गई। आदादोशुमार के मुताबिक CD70 ड्रीम की कीमत 5,000 रुपए बढ़ा दी गई और नई कीमत 1,60,900 रुपए से बढ़कर 1,65,900 रुपए हो गई है। नई कीमतों का इतलाक इसी माह 1 मई से किया गया है, जबकि CD70 की कीमत में मार्च से लेकर अब तक 10,900 रुपए का इजाफा हो चुका। मार्च से कबल भी मोटरसाइकिल की कीमत में 7,000 रुपए इजाफा किया गया था। राइडर मोटरसाइकिल की कीमत में 6,000 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 1,97,900 रुपए से बढ़कर 2,03,900 रुपए हो गई। उधर CD125 की कीमत में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और नई कीमत 2,22,900 रुपए से बढ़कर 2,29,900 रुपए हो गई। CD125 SE की कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा देखा गया और कीमत 2,65,900 रुपए से बढ़कर 2,75,900 रुपए हो गई। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इस पर आवाम जो है वो शदीद तशवीश का शिकार हैं। ये एक गरीब की सवारी कहलाती है, चूँकि पेट्रोल की कीमत में तो पहले से ही इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन अब अगर मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है तो गरीब की पहुँच से ये सवारी भी दूर हो जाएगी। और उसके बाद बाइसिकल की कीमतें भी अगर देखें तो वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम का ये कहना है कि हर चीज़ उनकी पहुंच से दूर है। अशिया खुरनोश की कीमतों में तो पहले से ही बेतहाशा इजाफा हो चुका है और गरीब इस महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कीमतों में भी इजाफा होना यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जिसका ये काम है कि आवाम को सहूलियात फराहम करे, जिसका ये काम है कि आवाम के लिए महंगाई कम करे, वो इसमें नाकाम दिखाई देती है और ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। और मोटरसाइकिलों की कीमत में इजाफा जो है काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। अगर बात की जाए कि आम आदमी की सवारी समझी जाती है मोटरसाइकिल, लेकिन ऐसे में इसकी कीमतों में इजाफे से आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मोटरसाइकिलों की मैन्युफैक्चरिंग पर बात की जाए तो वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन हमारे जो बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिलों के पुर्जे होते हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं और जिसके बाद एक मोटरसाइकिल तैयार की जाती है। लेकिन कीमतों में इजाफा कर दिया गया है क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ गया है। और हुकूमत से अगर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से यही कहा जाता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तमाम तर चीज़ों को महंगा करने के अलावा। तो ऐसे में जो आम आदमी है, जो मुतवस्सित तबका है हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाती है उनकी जानिब से, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हुकूमत से शिकवा कुना भी हैं और हुकूमत से कई बार जो है इल्तिजा भी की गई कि कीमतों में जो है बैलेंस कायम किया जाए और मोटरसाइकिलों की कीमतों में जो कमी लाई जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत इस चीज़ में नाकाम है। इसी बारे में बात करेंगे। मौजूद हैं तनवीर अहमद शेख साहब जो कि पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा,
दिन ब दिन मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा, आवाम में शदीद तशवीश की लहर है। आखिर ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपका प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि बेसिकली एक परसेप्शन ये क्रिएट की गई है कि जो पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स बन रही हैं वो उसके ऊपर जो है ना, इसके पूरा डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर उस पर अमल नहीं किया गया। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपके नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो 70 सीसी वाला सेगमेंट है उसमें 95% जो है वो डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर अमल हो रहा है, यानी कि इन हाउस पाकिस्तान में चीज़ें बन रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फैक्टर जो इस वक्त जो चल रहा है कि प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, तो उसके जो मुहरक़ात है उसमें सबसे बड़ा तो ये है कि देखें अभी लास्ट ही जो है हर महीने कोई ना कोई जो है वो कॉस्ट में अफेक्ट आता जा रहा है। लास्ट आप देखें पिछले महीने ही सेल टैक्स जो है 17% से 18% कर दिया गया, उसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ी। फिर आप देखें फ्यूल प्राइसेस और ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है। तो साथ साथ आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत बढ़ी। तो ये सारे अवामिल मिलकर जो है कॉस्ट को कहीं रुकने नहीं दे रहे। हालांकि यूजुअली मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओवरऑल मोटरसाइकिल की सेल्स ड्रॉप हुई हैं। अगर आप जापानीज सेक्टर में जाएं तो तकरीबन 30% सेल्स ड्रॉप हुई हैं, और अगर आप चाइनीज़ सेक्टर में जाएं तो ऑलमोस्ट 60% सेल्स ड्रॉप हुई हैं। तो ये भी इसका बेसिकली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इफेक्ट आता है कि जब आपकी सेल्स ड्रॉप होंगी तो ये स्किल्ड लेबर है, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से उनको आपको रिटेन रखना पड़ता है उस लेबर को, और आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। ठीक है सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी जो है इसमें इजाफा किया गया है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मोटर बाइक्स की कीमतें जो हैं बढ़ा दी गई हैं। सर हमने देखा कि इन हाउस पाकिस्तान में बहुत सारी बाइक्स तैयार की जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुर्जे होते हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं। तो कौन से ऐसे पुर्जे हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं जिसकी वजह से जो है कीमतों में इजाफा किया गया है? जी, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि बेसिकली तो इसमें आप देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 95% हो रही है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल जो है, हर आइटम का रॉ मटेरियल तो बाहर से आ रहा है ना। हाँ, अगर आप स्टील है तो वो आप देखें वो पहले 180 रुपए केजी जो प्राइस थी, जो अब 350 पे हो गई है। तो उसका रॉ मटेरियल तो स्टील जो है वो बाहर से आ रहा है। इस तरह अगर एल्युमिनियम पार्ट्स अगर उसमें यूज़ हो रहे हैं, प्लास्टिक पार्ट यूज़ हो रहे हैं, कॉपर यूज़ हो रही है, वो सब प्लास्टिक जितनी सब आइटम है इसके रॉ मटेरियल्स तो बाहर से हैं। और उसमें जो है गवर्नमेंट ने जो इस वक्त एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि एलसीज नहीं खुल रही, तो इस वक्त जो बाहर मार्केट में एज आ पुराने वेंडर्स के पास अवेलेबल है तो उनके अपने प्राइसेस हैं, तो वो भी एक पूरा मोनोपोली उनकी बन गई है और खेल रहे हैं। तो इसके अगर प्राइसेस को कम करना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके एलसीज की ये जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इसको जल्दी ख़त्म किया जाए, और डॉलर को भी एक जगह पे रोका जाए। आज से 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले डॉलर 168 रुपए था, आज डॉलर 300 रुपए में अवेलेबल है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह पॉसिबिलिटी है कि जो है ना आप कॉस्ट को जो है ना वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शेख साहब, एलसीज नहीं खुल रही हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में डॉलर्स मौजूद नहीं है, ये भी कहा जाता है, और ये भी डेफिनेटली एक हर्डल है बहुत ज़्यादा। मैन्युफैक्चरर्स को मज़ीद ऐसी कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं, और क्या इनके हल के लिए गवर्नमेंट के साथ कोई राबता, कोई डायलॉग, कोई मीटिंग उनके साथ चल रही है? देखिए, हमने वक्तन हमेशा जो है हर प्लेटफॉर्म से कोशिश की, चेंबर्स के प्लेटफॉर्म से, फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, कि हम अपने मौक़िफ़ को सही तरह प्रॉपर्ली बयान कर सकें, जिसमें हमें सपोर्ट चाहिए। लेकिन आप देखें कि जब भी हम कोई एक चीज़ को लेकर उसको गवर्नमेंट को पेश करते हैं, उसी दौरान कोई ना कोई नई चीज़ हो जाती है। अब आप देखें इस वक्त मार्कअप जो है वो 22-23% से भी ऊपर चला गया है। तो इस हाई मार्कअप के ऊपर आप क्या प्लान देंगे और किस जगह पे जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के डायलॉग्स करेंगे? डेफिनेटली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स का प्रॉपर बैठे और ये कॉस्ट में जो अब आगे इश्यूज़ हैं इसके लिए वर्किंग करे। जैसे आजकल गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव आगे लिया है कि अब ईवी बाइक को जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली इसका मार्कअप कम करना पड़ेगा ताकि वो भी लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद के में आ सके, वो कर सकें। क्योंकि इस इन्फ्लेशन में तो मेरा ख्याल में कि आप ये चीज़ जो है बड़ा मुश्किल होती जाएगी रोज़ कॉस्ट बढ़ने से कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद। शेख साहब, एक आम सा तासुर ये है कि जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है फिर उसको नीचे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या नियर टू इम्पॉसिबल होता है। अभी ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की बाइंग पावर नहीं है, लोग जो है वो नहीं ख़रीद पा रहे हैं। इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, क्या ये इम्कानात मौजूद हैं कि ये कीमतें कम हो पाएंगी? देखें, ये इस वक्त इंडस्ट्री की भी यही जो मेन डिज़ायर है कि किसी तरह भी डॉलर प्राइसेस और ये एलसीज खोलने से जो है डेफिनेटली प्राइसेस नीचे आएंगी।
और अगर गवर्नमेंट इस पर सपोर्ट करे और इसकी एलसीज को ओपन कर दे तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि प्राइसेस अच्छी खासी नीचे आ जाएंगी। सर, जिस तरह से अभी हम इन्फ्लेशन पे भी बात कर रहे थे, महंगाई बढ़ चुकी है जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, वो भी उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं, किन किन पॉइंट्स पर, किन किन मुहरिकात पे गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए ताकि जो एक बैलेंस है वो कायम हो सके? देखिए, हमेशा हर जो मुल्क है जब तक उसमें प्रॉपर रिफॉर्म्स के ऊपर वर्किंग नहीं होगी और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर बात नहीं होगी, जैसा कि इस वक्त हमारा हमेशा से गवर्नमेंट के साथ ये डायलॉग अब चल रहा है कि आप मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं तो मिसाके जो है इसकी भी बात करें, मैशियत की भी बात करें। जो भी आप पॉलिसी दें वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें हमें। आप जो भी गवर्नमेंट आए, हमारे एज ए बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सारे ही एक इज़्ज़त के काबिल होते हैं, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी तो हमेशा उसके साथ है जिनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो पब्लिक के लिए अच्छी हों और इसलिए और इंडस्ट्री के लिए अच्छी हों। तो ये जो अभी पॉलिसी चल रही है इसमें अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपरली रिफॉर्म ना किया और जो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के ऊपर प्रॉपरली काम ना किया तो उसके बगैर आप किसी किस्म की भी कोई अच्छी उम्मीद मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, आप चूँकि ख़ुद जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो ये बताइएगा कि ये इन्वेस्टमेंट आने के लिए क्या मौजूदा माहौल जो है वो साजगार है? अभी आपने ख़ुद बात की कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत जो है वो हाई है पाकिस्तान में, तो जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, तो क्या नई इन्वेस्टमेंट ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में आ पाएगी? देखिए, इस वक्त मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जब तक क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको ये बताएं कि अभी हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर में आज से 1.5 साल पहले 4 व्हीलर इंडस्ट्री को जब गाड़ियों के ऑन्स इतने ज़्यादा चल रहे थे तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर ये कहा गया कि आप ऑन को है वो ख़त्म करें और उसके लिए आप एक्सपेंशंस करें अपने प्लांट्स में ताकि ऑन ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन तमाम जितने भी बड़े बड़े असम्बलर्स थे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आप देखें 1 साल के बाद आज कितने बड़े बड़े इदारे जिनका मैं नाम नहीं लूँगा आज वो बंद हो गए हैं, आपकी भी नॉलेज में है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा, देखें आप, इससे जो चीज़ें क्रिएट होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो जाएगी और फिर जो एक जो प्रोजेक्ट बंद हो जाए, इंडस्ट्री बंद हो जाए, उसको दोबारा खड़े करने के लिए भी सालों साल चाहिए। तो ये इसमें जो है गवर्नमेंट को मैंने बताया जब तक ये रिफॉर्म्स की पॉलिसी स्टेक होल्डर्स का बैठ के और लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे ताकि वो एक जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट और बाहर से भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है उसको ये तो पता हो कि मैं आज जो इंडस्ट्री लगा रहा हूँ इसमें पॉलिसी भले गवर्नमेंट जो भी आ जाए लेकिन पॉलिसी जो वो इकोनॉमी की सेम ही होगी। शेख साहब, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है कुछ शॉर्ट टर्म इकदाम ऐसे होने चाहिए जिससे आवाम को कम अज़ कम कुछ सहूलत मिल सके। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, नो डाउट कि इसमें शॉर्ट टर्म भी पॉलिसी तो ज़रूर चाहिए, लेकिन उसमें सबसे पहली तो एक चीज़ है वो एलसी है। जब तक आप किसी का आपने सांस ही अगर रोक लिया और फिर आप बोलें कि इसके ऊपर आप वर्ल्ड के साथ बैठकर आप कंपटीशन करें और अपनी आवाम को भी फ़ायदा दें और वर्ल्ड में भी आप एक्सपोर्ट को इस तरह लेके प्रोडक्ट को लेके जाएं ताकि आपको फॉरेन एक्सचेंज आए, तो उसके लिए सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें तो देनी है ना। आप जब तक एलसी नहीं खोलेंगे, माल ही किसी का नहीं आएगा, रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, तो वो क्या प्लानिंग करेगा, वो क्या लोगों को तसल्ली देगा। इस वक्त तो वो खुद जो है ना इसमें डिस्पैरिट है कि मैं इसको कैसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एलसीज खोलनी चाहिए और सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है एलसीज खोली जाए ताकि वहाँ से जो पुर्जे आते हैं वो आसानी से पाकिस्तान पहुँच सके और फिर ही जो है स्टेबल और बैलेंस जो है वो कायम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सर। तनवीर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे वजूहात है क्यों मोटर बाइक्स जो हैं वो महंगी कर दी गई हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे भी कुछ अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे, अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 33 गरीब तरीन ममालिक में होता है जिनकी फीकस आमदनी $5 से $10 रोजाना है। मुल्क में 20% से ज्यादा लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गए हैं। कायम मकाम कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुके हैं। आलमी इदारा खुराक की जारी करदा ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ फूड क्राइसिस 2022 के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत की वजूहात मुआशी बहरान और कोरोना वबा को करार दिया गया है। कोरोना वबा का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान में 64,41,000 अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए। जी हाँ, और इनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की थी। गुज़िश्ता साल सैलाब और मौजूदा मौशी और सियासी सूरत हाल में मुल्क भर में अब तक 47 लाख मजीद अफराद
इस गजाई किल्लत का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान का गजाई किल्लत के शिकार ममालिक में शुमार होना किसी अलमिये से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ गजाई अजनास वाफर मिकदार में मैसर हो सकती हैं। हालिया मौशी बहरान और महंगाई ने गरीब तबके की कुव्वत ख़रीद को भी शदीद मुतासिर किया है। वाफर गजाई अजनास होने के बावजूद गजाई अजनास गरीब तबके की पहुँच से बाहर हैं। लोगों की कुव्वत ख़रीद को बढ़ाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत महंगाई के तूफान को काबू करे ताकि बढ़ती हुई गजाई किल्लत पर बर वक्त काबू पाया जा सके। पाकिस्तान में दिन ब दिन गजाई किल्लत जो बढ़ती चली जा रही है, इस पर शदीद तशवीश का इजहार आलमी इदारे भी कर रहे हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं उनसे इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 33 गरीब तरीन ममालिक में होता है, जहां 20% से ज्यादा लोग गजाई किल्लत का शिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक जाया हो जाती है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ने पाकिस्तान को अफलासज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भूख खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इंडेक्स जाहिर करता है कि मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को कैसे और कितना खाना मिलता है। इस इंडेक्स पर दुनिया भर में भूख के खिलाफ जारी मुहिम की कामयाबियों और नाकामियों की भी आकाशी की जाती है। साल 2022 में पाकिस्तान अफलासज़दा 121 ममालिक की फहरिस्त में 99 नंबर पर था। कुव्वत खरीद में मुसलसल कमी ने लोगों को भूखा रहने पर मजबूर किया। आलमी इदारा खुराक की रिपोर्ट के मुताबिक 36.9% पाकिस्तानी खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जबकि 20.5% पाकिस्तानी आबादी को खुराक की शदीद कमी का सामना है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 18% बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार हैं। 5 साल की उम्र के तकरीबन 40% बच्चे नशोनुमा में रुकावट से दो चार हैं। 5 साल से कम उम्र के 29% बच्चे कम वजन का शिकार हैं। पाकिस्तान के 6 से 23 माह की उम्र के बच्चे ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने से महरूम हैं। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया करता है। मुल्क में तकरीबन 26% यानी साल में 19.6 मिलियन टन खुराक ज़ाया होती है। ये ग़िज़ा शक्ल, साइज और रंग के मयार पर पूरा ना उतरने पर ज़ाया कर दी जाती है। फैक्ट्रियों में छांटी के अमल के दौरान इस खुराक को अक्सर सप्लाई से निकाल दिया जाता है। ग़िज़ाई अशिया तारीख़ इस्तेमाल करीब या गुजर जाने पर दुकानदार या सार्फिन भी ज़ाया कर देते हैं। बावर्ची खानों में अक्सर ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल नहीं होती या छोड़ दी जाती हैं। घरों और खाने पीने के मराकज़ में ग़िज़ाई अशिया ज़रूरत से ज़ायद पकाई जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक अजनास और फलों को महफूज करने की सहूलियात का फुकदान भी ग़िज़ा के ज़िया का बड़ा सबब है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी। जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ग़िज़ाई अजनास वाफर मिकदार में पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में 20% लोग जो हैं ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गए हैं और सबसे बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की है और बच्चे इससे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और आपको बताएं कि लोग ऐसे में क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। का खाना नहीं पूरा होता, बड़े लोग गरीबों का नहीं सास करते। जिन्ने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट है इन्हां दे विच जेड़ा इन्हां का खाना जाया होंदा है, सुट देंदे ने। गरीब आवाम दा कोई नहीं पता। घर के लिए, बच्चों के लिए कोई गंदम या कुछ ले नहीं सकते ना, तो 3 टाइम का कोई अच्छे से खाना खा सकता है। होटलों में खाना जाया होता है ना, अगर ये जाया ना करें, जो ये समझे कि किसी गरीब के काम आ जाए, तो यकीन कर आज जो गरीब है वो गरीब नहीं रह जाता। जो खाना गरीबों में तकसीम होना चाहिए वो रेस्टोरेंट वगैरह में ज़ाया हो जाता है। जितने गरीब लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं। जो खाना रेस्टोरेंट वगैरह में वेस्ट होता है वो कम से कम गरीबों में तकसीम किया जाए। जो खाना ये ज़ाया कर रहे हैं रेस्टोरेंट में ना, अगर यही खाना गरीबों तक पहुंच जाए तो गरीब भी 3 वक्त का नहीं 2 वक्त खा सकते हैं ना। पूरा ही नहीं लत्था जाता। घर दी रोटी खानी बड़ी औखी। जिस तरह के हालात हो गए हैं इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। 2 टाइम का मिल ही जाता है पर बहुत ही मुश्किल से। जितनी महंगाई हो चुकी है इस वक्त, कम से कम ज़्यादा नहीं तो दिहाड़ीदार बंदों के बारे में सोच ले।
लोगों की क्या राय है इस बारे में वो आपने जाना। इसी मामले पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूं, सैयद वकास जाफरी साहब हमारे साथ हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान हैं। इसके अलावा डॉक्टर शमसुस्सलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़ज़ाइयत हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत के शिकार लोगों के हवाले से, जो जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। वकास जाफरी साहब, मैं आपकी जानिब पहले आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि जो इस तरह की सूरत हाल बन रही है, इसमें डेफिनेटली कुछ कुदरती अवामिल भी हैं, जैसे कि कोरोना वबा थी, उसके बाद सैलाब का सामना रहा पाकिस्तान को, कुछ मौशी सूरत हाल ऐसी है, लेकिन हुकूमत का इसमें किस हद तक जो है वो किरदार है? अगर पॉजिटिवली अगर हुकूमत लोगों को सहूलियात फराहम करना शुरू करे तो क्या ऐसी सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सकता? आपने मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक तवज्जो दिलाई है कि बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि हुकूमत इस बात की ज़िम्मेदार है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल के अंदर वो प्रीएम्प्ट करती है कि अगर सैलाब की सूरत हाल है या अर्ली मानसून है, जिस तरह आपको सूरत हाल का अंदाज़ा है, तो उसमें हुकूमत जो है कि अपने सारे आदाद शुमार, चूँकि देखिए हर साल हम जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जारी करते हैं वो हमें बताती है कि मुल्क में पावर्टी की क्या सूरत हाल है। हमें जो है कि महकमा शुमारियात बताता है, आपका मौसमियात है। यानी इस वक्त बहुत बड़ा मसला ये है कि एक तरफ आप हमारे पास हंगर है, हीट स्ट्रोक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है कि गैर अजीबोगरीब बारिशों का सिलसिला है कि जिसने मिलजुल कर जो है कि, और ये बराह रास्त फूड सिक्योरिटी पर असरअंदाज हो रहे हैं। यानी आप देखें ना कि अब ये इस वक्त गंदम का ये वक्त है और उसमें एक तरफ हमें ये खुशी दी जा रही है कि बम्बर क्रॉप है, और दूसरी तरफ जो है कि उसको संभालने का मौका है। फिर आप ये देखेंगे बारदाने का जब मौका आता है तो हमारे पास बारदानी मौजूद नहीं होता कि किस तरीके से हम जो है वो जो हमारी एक बहुत बड़ी क्रॉप है जिसका इन्हिसार साल होता है वो कैसे मौजूद। तो मेरा ख्याल है कि बुनियाद तौर पर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जिस मुल्क में अब आपको अंदाज़ा है कि जो इस अरसे में कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है पाकिस्तान में जो ये गर्मी के अयाम बढ़ते चले जाएंगे। 35 दर्जे सेल्सियस जो है ये एक स्टैंडर्ड होता है कि इसके बाद जब गर्मी जाती है तो इंसान के लिए मुश्किल होती चली जाती है। और बताया जा रहा है कि ये 179 डेज़ हैं कि जो 2030 तक हो जाएंगे 35 से ऊपर वाले। और इस सदी के आखिर तक तो ऐसी चीज़ है कि जो कहा ही जा रहा है कि अगर इसको ना संभाला गया और हुकूमत, इदारे, रियासत मिलजुल कर नहीं करेंगे तो हम ये देखते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोरोना उसने एक असरात डाले। ये मेल न्यूट्रिशन जो है बच्चे है, हमें यूनिसेफ ये बता रहा है कि पाकिस्तान में 35% बच्चे उनकी स्टंटेड ग्रोथ है। और क्या मतलब है कि जो ग़िज़ा वो खा रहे हैं, जो ग़िज़ा उनको मिल रही है, तो इसलिए एक तरफ इस बात की ज़रूरत है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई है कि हम फूड को ज़ाया करने से बचें। दूसरी तरफ ऐसी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी बनाई जाए हुकूमत इदारे मिलकर के, जिसको हम बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने भी स्ट्रेटजी की बात की है, आपको पता है कि मुआशी बहरान का साथ महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में हुकूमत को क्या रिफॉर्म्स बनानी चाहिए? इस तरह से आपने देखा कि रमज़ान में आटा तकसीम किया जा रहा था, तो अभी हुकूमत को क्या रिफॉर्म्स और क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए इस वक्त में? सबसे पाकिस्तान की 6ठी या 5वीं सबसे बड़ी आबादी है। यानी आजकल तो पूरी दुनिया डाटा पर चल रही है कि आपके पास कितना डाटा है। यानी जहाँ 24.3% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हों, तो जब आपको ये एग्जैक्टली पता है तो आप इसको किस तरह मैनेज करेंगे? तो ये मैं वो कहता हूँ कि हम जहाँ 70 साल में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं हो सकी कि जो आटे का थैली तकसीम कर सके, तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वो ब्यूरोक्रेसी जो अंग्रेज़ छोड़ कर गया है कि जिस अंग्रेज़ ने चंद लोगों के ज़रिए से पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को कि जो आज के डिवीज़न उनको चलाया था, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन पर नहीं कर पा रही। तो इस वक्त हम ये समझते हैं कि ये एक एहसास ज़िम्मेदारी का मामला है गवर्नमेंट का, और ये अपने उन मसाइल से निकलें। वह हम बड़ा इससे इल्तिजा करेंगे कि वो मसाइल कि जो जेन्युइन मसाइल है हमारे इस वक्त, ये कि मुल्क एक ऐसे किनारे पर खड़ा हुआ है कि अगर इसको फौरी तौर पर जो है हमने जो है कि इनकलाबी तब्दील नहीं की अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर, चाहे वो यानी अर्बनाइजेशन है कि हमारा जो यानी जो पॉकेट थी हमारी, यानी जो फूड बास्केट थी पाकिस्तान की, आप ये देखें कि यहाँ जंगलों की तरह जो है उग रहे हैं इस वक्त प्लाजे। इस वक्त हाउसिंग स्कीम, कभी इस पर गौर करने की कोशिश की है कि जो हमारे बिल्कुल मोस्ट फर्टाइल लैंड आप देखिए कि आपको चारों तरफ से यही नज़र आ रहा है कि ये स्कीम और वो स्कीम, तो उसके बाद हुकूमत का मतलब है हुकूमत तो कहीं नहीं मौजूद, उसको ये फिक्रमंदी नहीं है कि हमारी वो ज़मीन की जिसने अनाज उगाना है,
जिसने हमारी जो है कि ज़रूरियात को पूरा करना है, वो इस पर कोई कानून साजी करने के लिए तैयार नहीं है। और रोज़ जो है कि हाउसिंग स्कीमें बनकर जो है कि उसमें जो है कि हमारी कीमती फसलें जो वो जाफरी साहब, यकीनन इस हवाले से हुकूमत को सोचना भी चाहिए, प्लानिंग भी होनी चाहिए, लेकिन हम तमाम तर चीज़ों का मुरद इल्ज़ाम सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते। बहैसियत मजमूई एक सोसाइटी के एतबार से हमें भी हम पर भी कुछ चीज़ें लाजिम है और उनका ख्याल हमें करना पड़ेगा। मैंने अवेयरनेस की बात पहले की है। सच्ची बात तो ये कि अवेयरनेस जो है, आगाही, वो जो प्रिवेंशन जिसको हम कहते हैं, कि हम लोगों के अंदर ये एहसास पैदा करें कि ये जो हमारे यहाँ जो वेस्ट है बहुत बड़े पैमाने पर हर जगह पर, उस वेस्ट को जो कि किस तरह कंट्रोल किया जाए। और ये जो ओवर आप समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ एक्सेस जो किसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाला है। अब आप देखिए, एक तरफ आप देखते हैं कि ये शॉर्टेज है, और कभी आप अपने त्योहारों पर चले जाइए, कभी आप शादियों की तकरीबात पर चले जाइए, तो जो जितना वेस्ट हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, हम इसलिए हम कोशिश कर, अल खिदमत फाउंडेशन ने पिछले इस चंद महीनों के अंदर एक तो खुद इस अपना सैलाब के मौके के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, और सिर्फ इस रमज़ान के अंदर हमने जो है कि 1 अरब का अपने राशन यानी फूड तकसीम किया है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त हम लोगों के साथ हैं, और हम अगले चंद महीनों में हम ये चाहेंगे कि लाहौर और कराची के अंदर हम जो है कि वो लोग के जो ये फूड को यानी जो पैदा प्रोडक्शन करने वाले इदारे हैं, उनके साथ मिलकर हम एक राउंड टेबल करना चाह रहे हैं, कि जिसके नतीजे के अंदर हम डायरेक्ट एक पूरी कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं कि जिसमें लोगों के अंदर अवेयरनेस भी मौजूद हो, और लोगों को जो है कि बताया जाए कि किस तरीके से जो है कि वो अपने बहुत यानी वो हमारी तहजीब और वो मुआशरा कि जिसमें खाने पीने से लेकर अपनी यूटेंसिल्स को भी हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने भी अवेयरनेस की बात भी की है कि बहुत सारी ज़रखेज़ ज़मीनें होती हैं जिस पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, वहाँ पे फॉर्म्स भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक ज़राई मुल्क है, तो ग़िज़ाई जिनास वाफर मिकदार में हम लोग उगा सकते हैं, उससे फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, किस तरह से लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि वहाँ पर अगर फॉर्म्स बनाए जाएँ, वहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएँ, तो कितना आसान होगा पाकिस्तान के लिए और कितना बेहतर होगा? ये बिल्कुल, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम ग्रेड 8 में पढ़ते थे तो ज़राअत एक मजमून था हमारे पास, एग्रीकल्चर। ये अब आप तसव्वुर करेंगे कि ज़राअत नामी कोई मजमून हमारे निसाब तालीम के अंदर मौजूद हो। हमेशा पूरी दुनिया में निसाब तालीम ही बताते हैं कि आपकी मुस्तकबिल की ज़रूरियात क्या है, नई जनरेशन को आप अवेयर नहीं देते हैं, किचन गार्डनिंग से लेकर और छोटे छोटे काम अपने घरों में करने से। अभी इस वक्त आज सुबह जो है हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लाहौर के अंदर हमने 10 लाख पौधों का मंसूबा बनाया है। पूरे मुल्क के अंदर जो है कि हम यानी 1 करोड़ पौधे इंशाल्लाह अगले पूरे साल के अंदर प्लान कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो वॉलंटियर्स हैं, हम इस अपनी वॉलंटियर्स को पूरी स्कीमें पीछे लेकर आ रहे हैं कि ताकि हम एकेडमिया और जो है कि जो यूथ वो और फिर अल खिदमत की तरह की और ऑर्गेनाइजेशन जो है कि हम इनके साथ मिलकर हम ये चाहते हैं कि एक अवेयरनेस की पूरी कैंपेन हो जो तालीमी इदारों में तक स्कूल्स के अंदर मौजूद हो, कि हर बच्चे को ये शऊर दिया जाए कि वो इसमें अपने हिस्से का किरदार अदा करे। जाफरी साहब, एक मैकेनिज़्म भी बनाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग, जिस तरह से भी आपने ख़ुद जिक्र किया कि ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं हैं। अब उन तक ये उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी हो पाएंगी? एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इस काबिल है कि वो मैकेनिज़्म बना पाएगी, क्योंकि उसकी जो तरजीहात हैं वो कुछ और दिखाई दे रही हैं, या मुखय्यर हज़रात इस सिलसिले में जो कुछ काम कर रहे हैं वो किस हद तक मौसर है? जी, चंद माह पहले जब मोहतरम वज़ीर आज़म इस बात का ऐलान कर रहे थे नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि ये सैलाब की सूरत हाल के बाद बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करते हुए बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान किया, और ज़ाहिर है ये हम सब ने सुना, तो मैंने उस मौके पर ये बात की थी और ये ऑफ़र की थी कि भाई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है कि रियासत जो है या हुकूमत जो है वो जो है कि अपने पार्टनर्स बना रही है। हम ये समझते हैं कि बावजूद इस वक्त नहीं है कि हम इसकी तफसील में जाएँ, लेकिन हुकूमत जो है कि वो इसकी मॉनिटरिंग पे आ जाए, और जो वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कैपेसिटी है, और उन्होंने कोविड के अंदर भी बताया है, उन्होंने ज़लज़ले में भी बताया, और उन्होंने सैलाब के मौके भी बताया है कि वो उनकी कैपेसिटी है कि वो सर्व कर सकते हैं। तो हमारा ख्याल है कि उनके ज़रिए से ये काम, कि चाहे वो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो फूड स्टैम्प्स की आप बात करते हैं, तो हमारा ख्याल है कि हुकूमत का निज़ाम जिसमें जो इतनी पोलराइजेशन आ गई है, फेवरेटिज्म आ गई है, ख़ुद हमारी जो है कि जो मैनेजमेंट का जो है कि जो लैप्स है जिसको हम बैड गवर्नेंस कह रहे हैं, वो इस पर यानी ये कि बताने की बहुत से मुश्किलात हैं, बहुत से मसाइल हैं जिन पर काबू पाने की ज़रूरत है, तभी इनकी जानिब जो है वो बेहतरी की जानिब हम जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद वकास जाफरी साहब, सेक्रेटरी जनरल फाउंडेशन पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्राइम इंडेक्स की, जो कि दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे कसूर की, जहां पे डाकू राज बरकरार है। मुख्तलिफ वाकयात में डाकुओं ने शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए। कसूर में बढ़ती हुई वारदातों से खौफो हिरास फैल चुका है, जबकि पुलिस की फर्जी कार्रवाइयां करके लूटने वाले शहरियों को मुतमईन करने की कोशिशें भी जारी हैं। आपको बताया कि थाना सदर कसूर के इलाका अड्डानोल पर मुहाफिज कोर्ट की मौजूदगी में डाकू बेकरी पर वारदात करके लाखों रुपए लूट मार करके फरार हो गए, जबकि पुलिस मुंह देखती रह गई। अड्डानोल पर रात 9 बजे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार राइफलों से मुसल्ला 4 डाकुओं ने मोहम्मद जफर की बेकरी में दाखिल होकर गन पॉइंट पर 5 लाख रुपए की नकदी और मोबाइल फोन्स लूट लिए, जबकि गाहक मोहम्मद अमीन से भी नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया और फरार हो गए। 15 पर मुतासरीन ने कॉल की। चौकी इंचार्ज नबील अहमद और मुहर्रर नदीम डोगर मौके पर तो आए और फर्जी कार्रवाई करके यहाँ से वापस चले गए। नौल के करीब ही नाका लगाकर मुसल्ला डाकुओं ने इलेक्ट्रिक सामान के ताजिर मोहम्मद तारिक से गन पॉइंट पर 45,000 रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और लाखों रुपए मालियत की बिजली की तारें लूट लीं और फरार हो गए। 4 मुसल्ला डाकुओं ने गोल्डन अड्डा के करीब नाका लगाकर फैक्ट्री मुलाजिम सद्दाम हुसैन से 19,000 नकदी और कीमती मोबाइल छीन लिया, जबकि इन्हीं डाकुओं ने नवाही फैक्ट्री के GM मुआज सलीम और उसके ड्राइवर की कार को रोककर 40,000 नकदी, ATM कार्ड और एक चेकबुक और 2 मोबाइल फोन छीन लिए। इसके अलावा दीगर वाकयात भी जो है वो पेश आते रहे हैं। छांगा मांगा की बात करें तो यहाँ पर रिहायशी मोहम्मद सिद्दीक अपनी मोटरसाइकिल पर रोड पर आ रहा था कि डाकुओं ने मोबाइल फोन, नकदी और बैंक के ATM कार्ड छीन लिए और उसको इन तमाम तर चीज़ों से महरूम कर दिया। बिल्कुल। और कसूर में जो डाकू राज बरकरार है, इस पर बात करेंगे। फजल हुसैन हमारे नुमाइंदा वहाँ से मौजूद है हमारे साथ। फजल, बताइएगा, मुख्तलिफ वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है कसूर में, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जिला कसूर डाकों और चोरों के है और पुलिस इस वक्त शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में काम कर रही है। अगर हम बात करें कि पिछले सिर्फ 1 माह अप्रैल में तो डकैती और राजधानी 250 वारदातें हो चुकी हैं और जिसमें शहरियों से लाखों रुपए वाली मोटरसाइकिल, मोबाइल, कीमती सामान डाकुओं ने लूटा है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस बिहाइंड द सीन शहरी मदद करने की बजाय डाकुओं और चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। किसी भी व्यवसाय की पर वो पहला उनका काम ये है कि वो अफसरान को, जिसमें 4 अफसरान शामिल होते हैं, वो लिखाते हैं कि यहाँ पर डकैती की वारदात ये जो है कार्रवाई करेंगे, जायजा ये बिहाइंड द सीन डाकुओं को मदद फराहम करते हैं। फजल साहब से प्रॉपर बात नहीं हो पा रही क्योंकि टेक्निकल खराबी की वजह से उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। इस पे दोबारा भी उनसे बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कसूर में डाकू राज बरकरार है, मुख्तलिफ डकैती के वाकयात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे मुहाफिज कोर्ट भी बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है क्राइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम है। आपको बताया कि छांगा मांगा की बात कर रहे थे कि जंगल में सैर करके वापस जाने वाली कार सवार फैमिली को 4 डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल, ATM कार्ड और 40,000 नकदी, जबकि खवातीन से 1.5 तोला सोने के जेवरात छीन लिए हैं। और नथे खालसा के जमींदार हाजी मुनीर को तशद्दुद का निशाना बनाकर 20,000 नकदी और ट्यूबवेल का सामान, मालियती 60,000 लूट कर फरार हो गए हैं। मुल्तान रोड पर जाने वाली कार सवार फैमिली के मोहम्मद अबरान को रोककर 35,000 रुपए नकदी, मोबाइल और ATM कार्ड छीन लिया गया। जी हाँ, और उसे गन पॉइंट पर नजदीकी ATM मशीन पर ले जाकर जबरदस्ती 15,000 रुपए भी निकलवा लिए। ये वो वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। डाकू राज के हवाले से जो पुलिस है वो भी ताहाल अपनी कार्रवाइयाँ करने में नाकाम दिखाई देती है। खातिर खा कामयाबी इन कार्रवाइयों में हासिल नहीं हो रही है। मुल्जिमान जो गिरफ्तार होते हैं वो किसी न किसी तरीके से दोबारा से जमानत पर या वैसे रिहा हो जाते हैं और एक बार फिर से इन कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं। इसी बारे में फजल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। फजल, बताइएगा, इस तरह क्या दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी मैं बता रहा था कि अप्रैल के 1 माह में 285 से ज्यादा डकैती और वारदातें जो है जिला कसूर में होती हैं और इसमें सदर सर्कल बचता है। और यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि 4 अफराद को डाकुओं ने मुदाफ़ करने पर काफी 8 से ज्यादा अफराद हुए हैं। फजल हुसैन, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इस हवाले से तफसीलात मज़ीद भी आपसे जान सकें। बहरहाल पुलिस को इस हवाले से कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है और पुलिस का क्योंकि ये फ़र्ज़ है कि वो आवाम की मुहाफ़िज़ है
और उनका ये फ़र्ज़ है कि वो आवाम को ऐसी कार्रवाइयों से बचाए, लेकिन अगर उनकी जानिब से खातिर-खा कामयाबी या कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो यकीनन आवाम में मज़ीद खौफ और इराज़ फैलेगा। बिल्कुल। और अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे एनर्जी बचाओ पॉलिसी की, जिसके तहत हुकूमत ने मार्केटें, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स पर रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी आयद कर रखी है। लाहौर ज़िले इंतज़ामिया ने कानून की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता 3 दिनों में क्रैकडाउन किया है और 933 मार्केटों में 3,868 दुकानों की चेकिंग के औकातकार की खिलाफ वर्जी पर 115 दुकानों को सील कर दिया है और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए तो उनके मुताबिक 1834 माह रेस्टोरेंट की चेकिंग के बाद 42 को जुर्माने भी आयद किए गए हैं और 2864 शादी हॉल्स की चेकिंग की गई है और 22 औकातकार की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और शादी हॉल्स की बात की जाए तो 20 शादी हॉल्स को सील किया गया और 12 शादी हॉल्स पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इसके अलावा 2 शादी हॉल्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा लिए गए हैं। DCO राफिया हैदर का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियों पर औकात-ए-कार की पाबंदी लाजिम है। तमाम एसीज़ और अफसरान मुकर्ररा औकात-ए-कार में विजिट को यकीनी बनाएं। ताजिर बरादरी से भी गुजारिश है इंतज़ामिया के साथ कवानीन की अमलदारी में ताउन किया जाए। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान पाकिस्तान नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 10 बजे का वक्त मुकर्रर तो कर दिया गया और जो ताजिर हजरात हैं, क्या उनको इस तमाम तर फैसलों के हवाले से एतमाद में लिया गया, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक पेज पर लाने की कोशिश की गई थी, या इसी तरह से ये कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है? देखें, पहली बात तो ये है कि कार्रवाइयों का आगाज़ जो है वो खुद ही किया गया है और बहुत अच्छी बात होती जो आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता और DC साहिबा जो हैं वो इस हवाले से हमारी तंजीमों का इजलास बुला लेती तो इससे एक अच्छा मैसेज आता, क्योंकि ताजिर जो हैं वो तो पहले ही हुकूमत के साथ और रियासत के साथ ताउन करने के ख़्वाह होते हैं और आजकल जो आपको पता है मुआशी हालात हैं और जिस तरीके से जो है एनर्जी क्राइसिस है, यानी डॉलर्स जो है वो हमारे बाहर जाते हैं जब हम एनर्जी बाहर से ख़रीदते हैं, तो हमारे लिए तो इन नामसाइद हालात के अंदर एक दूसरे के साथ ताउन करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो है वो जिस रविश पर और जिस तरीक़ेकार पर DC साहिबा जो है वो चल रही हैं लाहौर में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छे नतीजे आएंगे। इससे मीर साहब, इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या ताजिर बरादरी ने अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, उनसे बात करने की कोशिश की है ताकि मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जा सके? देखें, बात यह है कि हम अभी तक तो हम इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है और अभी हमें मालूम हुआ है कि इनकी इन कार्रवाइयों के नतीजे में जो है ये मुकदमात कायम कर रहे हैं और ये हरासा कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है अभी हम अपने सारे दोस्त जो हैं आपस में बैठेंगे और इस हवाले से कोई ना कोई काम तो करेंगे। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर क्या वजह है कि जब ताजिर जो हैं वो ताउन करने के लिए तैयार हैं तो ताजिरों को अपने साथ बिठा कर DC साहिबा जो हैं वो ये समझती हैं कि ये क्रेडिट कहीं ताजिर तंजीमें ना ले जाएं और उन्हें क्रेडिट मिले इस सारी सूरत हाल का। तो शायद तो मेरा ख्याल है लग ऐसे रहा है कि ये क्रेडिट लेने की जो है वो जंग है और अपने आप को DC साहिबा साबित करना चाहती हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमें टेबल टॉक की दावत नहीं दी गई कि हमारे साथ मुशावरत की जाती कि इस तरह हम लोग टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं 10 बजे की दुकानें और शादी हॉल्स बंद करने की, अभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिन्हें सील कर दिया गया है, शादी हॉल्स को बंद किया जा रहा है। तो ऐसे में आपने कहा कि हम लोग एहतजाज करने के हवाले से कोई हिकमत अमली तैयार करेंगे, तो क्या किस किस्म का एहतजाज हो सकता है आपका? नहीं, तो जाए तो यही होना चाहिए ना कि फिर DC ऑफिस का घेराव होना चाहिए और क्या होना चाहिए। मेरी नज़र में ये मेरी ज़ाती राय है कि जो DC जो हैं वो बगैर मशावरत के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एहतजाज तो उनके खिलाफ होना चाहिए और उनकी बरतरफी का मुतालबा होना चाहिए असूली तौर पर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नईम मीर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। एनर्जी बचाओ पॉलिसी के हवाले से यकीनन इस हवाले से एहतजाज भी जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है आगे जाकर। एक और अहम मसले की बात कर लेते हैं। ठट्ठा में पीने के साफ पानी के हुसूल के लिए शहरियों का एहतजाज गुज़श्ता 41 रोज से जारी है। वासियों को ना तो पीने का पानी मिला और ना ही इंतजामिया ने इस बात का नोटिस लिया कि लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पानी की बूंद बूंद को तरसे शहरियों की मुश्किलात के हवाले से जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा महमूद मौजूद हैं। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप, किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को?
प्रेस क्लब ठट्टा के सामने हूँ। ठट्टा के शहरी मुसलसल 41 दिन से पानी की तलाश में एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई है। ठट्टा की नहरें जो हैं वो सूख चुकी हैं, उनमें रेत उड़ रही है। महकमा जो आपाइशी है उनकी नाअहली की वजह से इस वक्त ठट्टा के शहरी पीने के पानी के लिए सफ़र कर रहे हैं। उनका मुसलसल 41 दिन से एहतजाज जारी है। ना तो इंतज़ामिया ने उनके साथ इस वक्त तक कोई बात की है, ना ही हुकूमत सिंध ने कोई ऐसा नोटिस लिया है कि ठट्टा के शहरियों को पीने का पानी फराहम किया जाए। ठट्टा के शहरियों का ये मुतालबा है कि कींजर डंड झील जो है वो ठट्टा से 10 किलोमीटर के फासले पे, अगर कराची के 2-2.5 करोड़ आवाम को कींजर झील से पानी फराहम किया जाता है तो ठट्टा के 50,000 से 60,000 शहरियों को कींजर झील से पानी क्यों नहीं फराहम किया जाता। फौरी तौर पर कींजर झील से ठट्टा शहर को पानी दिया जाए तो उनकी जो मसाइल हैं वो हल हो सके। जी, इस इलाके के लोग अपनी मुश्किलात खुद अपनी ज़ुबानी बयान कर रहे हैं। क्या कहने हैं उनका वो भी देखिए। कानून है या क्या मसला है, कोई बात समझ में नहीं है। 40 दिन से एहतजाज है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। जुल्म की भी एक हद होती है। पीने के पानी को भी जो हम तरसे में, और पीने के लिए पानी भी हमें खरीदना पड़ता है। इस महंगाई के दौर में कहाँ हम जो है ना वो पानी खरीदते फिरें या बच्चों को पेट भर के खाना खिलाएं। पीने का पानी यहाँ मिल नहीं रहा है और पीने के पानी के लिए हमारी सिर्फ एक ही मुतालबा है कि ये KDA से दिया जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। ठट्टे को ये पानी नहीं दे सके हैं। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि अपने शहरियों के लिए पानी मुहैया करे। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। इस रोज़ से एहतजाज करें। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ साफ़ पानी चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनकी जानिब से ये शिकवा भी किया जा रहा है। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनसे भी इस बारे में रब्ता किया जा सके और उनकी तवज्जो इस जानिब मबसूल करवाई जा सके। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।